अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल एरियाज़ ऑफ फ्रंटल लोब और बेसिकली ये वीडियो कंटिन्यूएशन होगी प्रीवियस 3 वीडियोस की, जिनके अंदर हमने डिस्कस किया था मेन सल्साई एंड जाराई ऑफ सेरिब्रम, सुप्रोलैटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम और मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रम को। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस को भी पहले ज़रूर देख लें ताकि आपको एक आइडिया हो कि सल्साई और जाराई किस तरीके से अरेंज होते हैं हमारे सेरिब्रम के ऊपर। क्योंकि अगर आपको लोकेशन का पता होगा सल्साई और जाराई के बारे में तो उसके बाद आप इजीली मार्क आउट कर सकते हैं फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम को भी। सो व्हाट इज़ फंक्शनल एरियाज? फंक्शनल एरियाज बेसिकली ब्रॉडमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर डिफरेंट एरियाज को आइडेंटिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन। ठीक है, तो ब्रॉडमैन ने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर डिफरेंट एरियाज को आइडेंटिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन, और उन एरियाज को हम कहते हैं ब्रॉडमैन एरियाज। और ब्रॉडमैन ने बेसिकली 52 एरियाज को आइडेंटिफाई किया था, तो हमारे पास 52 ब्रॉडमैन एरियाज होते हैं। और ब्रॉडमैन के जो 52 एरियाज हैं इनमें 3 टाइप्स के एरियाज हैं। नंबर 1 इज मोटर, वो एरियाज जो हमारी मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। नंबर 2 सेंसरी, वो एरियाज जहाँ पर हमारा सेंसरी इनपुट जा रहा है। नंबर 3 एसोसिएशन एरियाज। एसोसिएशन एरियाज वो एरियाज होते हैं जो कि बेसिकली सेंसरी और मोटर जो इनपुट है उनको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स के एरियाज होते हैं जिनको ब्रॉडमैन ने आइडेंटिफाई किया था और 52 एरियाज के अंदर ब्रॉडमैन ने उनको आइडेंटिफाई किया था। और हमें पता है कि जो हमारा ब्रेन है उसके 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। सो लेट्स डिस्कस द फंक्शनल एरियाज ऑफ फ्रंटल लोब। हमें पता है कि जो फ्रंटल लोब है वो मोस्टली प्रीडोमिनेंटली मोटर होता है और जो पैरेटल लोब होता है वो डोमिनेंटली सेंसरी होता है। और जो सल्साई सेपरेट कर रहा होता है फंक्शनल पैरेटल लोब को विद द फ्रंटल लोब, उस सल्कस को हम कहते हैं सेंट्रल सल्कस। ठीक है, दिस इज सेंट्रल सल्कस। अब सेंट्रल सल्कस के अगर हम सामने देखते हैं तो एक जायरस प्रेजेंट है। इस जायरस को हम कहते हैं प्री सेंट्रल जायरस। ठीक है, सो ब्रॉडमैन ने प्री सेंट्रल जायरस को आइडेंटिफाई किया था एज ब्रॉडमैन एरिया नंबर 4। ठीक है, ब्रॉडमैन ने प्री सेंट्रल जायरस को आइडेंटिफाई किया एज एरिया नंबर 4। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी मोटर एरिया या फिर ब्रॉडमैन एरिया नंबर 4। और प्राइमरी मोटर एरिया बेसिकली हमारी कॉन्ट्रालैटरल साइड ऑफ बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है। और यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो एरिया नंबर 4 है वहाँ यहाँ पर जो कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है वो ए ग्रैनुलर होता है। बेसिकली क्या है कि जो मोटर एरियाज होते हैं ब्रेन के, वहाँ पे जो कॉर्टेक्स होता है वो ए ग्रैनुलर होता है। और जो हमारे सेंसरी एरियाज होते हैं ब्रेन के, वहाँ पे जो कॉर्टेक्स होता है वो ग्रैनुलर होता है। हमें पता है कि जो हमारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसकी 6 लेयर्स होती हैं। मॉलिक्यूलर लेयर, एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर, एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर, इंटरनल ग्रैनुलर लेयर, इंटरनल पैरामिडल लेयर और मल्टीफॉर्म लेयर। ठीक है, तो इससे 6 लेयर्स होती हैं। तो जो मोटर एरियाज होते हैं वहाँ पर ज़्यादा पैरामिडल सेल्स होते हैं, ग्रैनुलर सेल्स नहीं होते, तो वो ए ग्रैनुलर कॉर्टेक्स होता है। जो सेंसरी एरियाज है वहाँ पे इतने पैरामिडल सेल नहीं होते, वहाँ ग्रैनुलर सेल्स ज़्यादा होते हैं, तो वो ग्रैनुलर कॉर्टेक्स होता है। तो इस चीज़ को आपको जहन में रखना है। उसके अलावा जो प्री मोटर एरिया होता है यानी एरिया नंबर 4, ब्रॉडमैन एरिया नंबर 4, वहाँ पर कुछ स्पेशल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लार्ज पैरामिडल सेल्स या फिर पैरामिडल सेल्स ऑफ द बेड्स। ठीक है, वो भी प्रेजेंट होते हैं हमारे प्राइमरी मोटर एरिया एरिया नंबर 4 के अंदर। और जो एक्सॉन्स होते हैं पैरामिडल सेल्स ऑफ द बेड्स के जो प्रेजेंट है ब्रॉडमैन एरिया नंबर 4 पर, वो बेसिकली फॉर्म करते हैं कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। और हमें पता है कि कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स आर बेसिकली पैरामिडल फाइबर्स जो कि पैरामिड फॉर्म करा रहे होते हैं मेडुला पर, और ये कंट्रोल करते हैं कॉन्ट्रालैटरल साइड ऑफ द बॉडी को। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमारा एरिया नंबर 4 है प्राइमरी मोटर एरिया, यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी प्रिंट हुई है। यानी मेरा हेड प्रिंट हुआ हुआ है, मेरे हैंड्स, ठीक है, मेरे लेग्स, मेरी ट्रंक, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी यहाँ पर हमारा प्रिंट हुआ होता है। ठीक है, यानी अगर मेरा हेड यहाँ पर प्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है, हेड की ये लोकेशन है एरिया नंबर 4 पर, तो ये वाला एरिया, इस एरिया को जब मैं स्टिमुलेट करूँगा तो मेरी हेड की मूवमेंट्स होगी। तो इस तरीके से हमारा पूरी बॉडी प्रिंट हुई होती है हमारे प्राइमरी मोटर एरिया के ऊपर। ठीक है, और ये प्रिंट किस तरीके से हुई होती है? अगर आपके जहन में ये आएगा कि हमारे अगर जैसे लेग के मसल्स हैं वो बड़े मसल्स हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन एरिया नंबर 4 पर ज़्यादा होगी। हमारे हैंड के मसल हैं वो छोटे मसल्स हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कम होगी। पर ऐसा नहीं होता। एरिया नंबर 4 पर जो रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी बॉडी पार्ट्स की वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्किल। यानी मेरे बॉडी पार्ट, मेरी बॉडी का वो पार्ट जिसकी स्किल मूवमेंट ज़्यादा होगी उसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ज़्यादा होगी, और जिस पार्ट की स्किल मूवमेंट कम होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कम होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये हमारे पास एक मैंने बॉडी ड्रॉ की है। इसके अंदर हम देखते हैं जो फेस है, फेस को मैंने बड़ा ड्रॉ किया है। यहाँ पर फेस है जो एरिया नंबर 4 के ऊपर, फेस की जो
रिप्रेजेंटेशन होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि फेशियल मसल्स हैं, हमारे लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, टंग है, ये सब स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो ज़्यादा होगी। नेक की बात करें तो नेक की इतनी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, ट्रंक की भी इतनी कोई खास रिप्रेजेंटेशन नहीं होती एरिया नंबर 4 पर, ठीक है। हमारे आर्म की और फोर आर्म की भी कोई इतनी ज़्यादा खास रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। लेकिन हमारे हैंड्स की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे हैंड्स स्किल्ड मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, और हैंड्स के अंदर भी, ठीक है, ये हैंड्स हैं, और हैंड्स के अंदर भी हमारे जो थंब है, और थंब की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होती है एरिया नंबर 4 के ऊपर। उसके बाद थाइज हैं, लेग है और फुट है, इनकी भी कोई ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है एरिया नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी जो बॉडी है वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेड होती है, वो सीधी रिप्रेजेंटेड नहीं होती, वो इन्वर्टेड होती है, यानी अपसाइड डाउन रिप्रेजेंटेड होती है। यानी यहाँ पर हेड आएगा, यहाँ पे ट्रंक आएगा, यहाँ पे थाइज आएंगी, इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है, यानी अपसाइड डाउन, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है प्राइमरी मोटर एरिया के ऊपर, इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं होमनकुलस, और ये मोटर एरिया है तो इसलिए हम इसको कहेंगे मोटर होमनकुलस। इसी तरह जब हम पैराइटल लोब को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेंसरी होमनकुलस को, ठीक है, और इन्वर्टेड इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। इसके अलावा नी तक, ठीक है, ये वाला यहाँ से ऊपर वाला जो एरिया, यानी नी से हमारे नी से ऊपर थाइज है, ट्रंक, अपर लिम, नेक और फेस, ये रिप्रेजेंटेड होता है सुप्रोलेटरल सरफेस ऑफ एरिया नंबर 4 के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेड होगा। एरिया नंबर 4 थोड़ा सा एक्सटेंड करता है मीडियल सरफेस के ऊपर भी। तो बाकी का जो एरियाज है, हमारा लेग, हमारा फुट और पेरिनियम का रीजन, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेड होता है एरिया नंबर 4 के ऊपर, बट मीडियल सरफेस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि एरिया नंबर 4 स्लाइटली मीडियल सरफेस के ऊपर भी एक्सटेंड कर रहा होता है। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी रिप्रेजेंटेड होती है, इन्वर्टेड रिप्रेजेंटेशन होती है ऑन प्राइमरी मोटर एरिया नंबर 4 पर। और अगर एरिया नंबर 4 फॉर सपोज डैमेज हो जाता है तो सिंपल सी कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया, यानी हमारी कॉन्ट्रालैटरल साइड है जो बॉडी की, वहाँ पे पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास होता है कॉन्ट्रालैटरल साइड है जो बॉडी की, वहाँ पे पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एरिया अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट एरिया नंबर 4 के बिल्कुल सामने हमारे पास है एरिया नंबर 6, जिसे हम कहते हैं प्री मोटर एरिया। एरिया नंबर 6 को अगर हम देखते हैं तो एरिया नंबर 6 ऊपर से वाइड होता है और नीचे आके नैरो हो जाता है। एरिया नंबर 6 बेसिकली हमारी जितनी स्किल्ड मूवमेंट्स हो रही होती हैं उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो एरिया नंबर 6 में होती है। यानी कोई भी मूवमेंट करूँगा स्किल्ड मूवमेंट, वो एरिया नंबर 4 करवा रहा है मुझसे, लेकिन उसकी जो प्रोग्रामिंग हुई है वो एरिया नंबर 6 के अंदर हुई, क्योंकि एरिया नंबर 6 के डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं। डिफरेंट एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ इसके कनेक्शंस होते हैं, बेसल गैंग्लिया के साथ एरिया नंबर 6 के कनेक्शंस होते हैं, थैलेमस के साथ एरिया नंबर 6 के कनेक्शंस होते हैं। तो इस वजह से जितनी भी हमारी जो स्किल्ड मूवमेंट्स होती है उनकी जो कंट्रोलिंग होती है वो एरिया नंबर 6 के पास होती है। इसके अलावा आप कोई भी स्किल मूवमेंट अगर करते हैं, बार बार अगर करते हैं तो आप उसको अच्छे, पहली बार करेंगे मुश्किल होगी, दूसरी बार करेंगे और आसानी से, तीसरी बार करेंगे और आसानी से। ये क्यों होता है? क्योंकि जो स्किल्ड मूवमेंट्स की हो रही होती है यहाँ पर हमारी ये जो एरिया नंबर 6 है, ये प्रोग्रामिंग के साथ साथ हमारी जो स्किल्ड मूवमेंट्स है उनको स्टोर भी कर लेता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो स्किल्ड मूवमेंट्स है वो एरिया नंबर 6 पर स्टोर भी हो जाती हैं। तो इसलिए जब आप बार बार उस चीज़ को करते हैं तो आप आसानी से उस चीज़ को कर सकते हैं उसके बाद। और इसके अलावा एरिया नंबर 6 के यहाँ पे जो सुपीरियर पार्ट के ऊपर यहाँ पर राइटिंग सेंटर होता है। यानी अगर आप जब कोई चीज़ लिखना सीख लेते हैं तो उसके बाद एक बार अगर आप लिखना सीख लें तो उसके बाद आसानी से आप बार लिख सकते हैं, उसके बाद आपको बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी पूरी जो राइटिंग का प्रोग्राम होता है वो यहाँ पर बेसिकली स्टोर हो जाता है एरिया नंबर 6 के सुपीरियर पार्ट में, जहाँ पर राइटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है। सो फॉर सपोज अगर एरिया नंबर 6 डैमेज हो जाता है तो पैरालिसिस तो नहीं होगा, क्योंकि मूवमेंट तो 4 परफॉर्म करा रहा है। तो क्या कंडीशन होगी? उस कंडीशन को हम कहते हैं बेसिकली एप्रैक्सिया। एप्रैक्सिया मीन कॉन्ट्रालैटरल साइड ऑफ द बॉडी, यानी अगर राइट साइड पे डैमेज हो रहा है हमारा एरिया नंबर 6 तो कॉन्ट्रालैटरल साइड के ऊपर स्किल्ड मूवमेंट्स हम परफॉर्म नहीं करेंगे। नॉर्मल मूवमेंट्स परफॉर्म हो सकती हैं लेकिन स्किल्ड मूवमेंट्स परफॉर्म करने में डिफिकल्टी होगी, और उस कंडीशन को हम कहते हैं एप्रैक्सिया। और इसके अलावा जो प्राइमरी मोटर एरिया है हमारा और प्री मोटर एरिया यानी एरिया नंबर 4 और 6, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी सोमैटोमोटर एरिया।
प्राइमरी सोमैटो मोटर एरिया या फिर MS1। MS1 यहाँ पर M मैंने कैपिटल ड्रॉ किया क्योंकि ये डोमिनेंटली मोटर एरिया और S छोटा ड्रॉ किया, ठीक है। और तो इन दोनों एरियाज को, प्राइमरी मोटर एरिया और प्री मोटर एरियाज को हम कहते हैं बेसिकली प्राइमरी सोमैटो मोटर एरिया, ठीक है। और डैमेज होता है अगर प्री मोटर एरिया तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एप्रेक्सिया। नेक्स्ट एरिया है हमारे पास सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, जिसे हम कहते हैं MS2, ठीक है। MS1 इन दोनों को, और जो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया होता है उसे हम कहते हैं MS2। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया बेसिकली हमारे पास मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रम के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर आप मीडियल साइड देखें तो एरिया नंबर 6 के बिल्कुल सामने, यानी एरिया नंबर 6 थोड़ा सा मीडियली एक्सटेंड हुआ है, और एरिया नंबर 6 के बिल्कुल एंटीरियरली सप्लीमेंट्री मोटर एरिया यानी MS2 प्रेजेंट होता है। और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर भी हमारी बॉडी की रिप्रेजेंटेड होती है, ठीक है। अगर आप देखते हैं हमारी बॉडी को तो एंट्रोपोस्टीरियरली हमारी बॉडी यहाँ पर रिप्रेजेंटेड होती है, ठीक है। एंटीरियरली हेड है, उसके बाद नेक, उसके बाद हेड, फुट, ठीक है। एंटीरियरली हेड होगा, पोस्टीरियरली फुट होंगे। सो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया के ऊपर हमारी बॉडी एंट्रोपोस्टीरियरली रिप्रेजेंटेड होती है। और फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि सप्लीमेंट्री मोटर एरिया का, कि सप्लीमेंट्री मोटर एरिया अर्ज पैदा करता है मूवमेंट की, यानी अगर आपने एक मूवमेंट करनी है तो आपकी अर्ज आएगी मूवमेंट की, वो आती है फ्रॉम सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। यानी अगर सप्लीमेंट्री मोटर एरिया डैमेज हो जाता है, आप मूवमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपको मूवमेंट इनिशिएट करने में डिफिकल्टी होगी क्योंकि आपको एक अर्ज नहीं आएगी मूवमेंट करने की, ठीक है। सो जब डैमेज होता है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया तो नॉर्मली क्या होता है, एक काइनेसिया हो जाता है। यानी अगर आप मूवमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपको डिफिकल्टी होगी इनिशिएशन ऑफ द मूवमेंट में, क्योंकि जो एक अर्ज आती है मूवमेंट पैदा करने की, वो इट इज़ फ्रॉम द सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, ठीक है। सो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया डैमेज होगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एक काइनेसिया, ठीक है। उसके अलावा मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जब प्राइमरी मोटर एरिया डैमेज होता है, ठीक है, तो उसमें कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया होता है, यानी अगर राइट साइड का डैमेज हो गया तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास पैरालिसिस होगा। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर जिनकी जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर अगर डैमेज होगा तो उनको कुछ नहीं होगा क्योंकि दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो उन बायलैटरल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास कौन से होते हैं, अपर फेस के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, मैंडिबल, लैरिंक्स, फेरिंक्स, टंग और कुछ एक्सियल मस्कुलेचर, ठीक है। एक्सियल मसल्स कुछ इनका बायलैटरल कंट्रोल होता है, यानी इनको दोनों साइड के हमारे जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एरिया हमारे पास फ्रंटल आई फील्ड, एरिया नंबर 8, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं सुप्राडायटल सरफेस पे भी एरिया नंबर 8, और यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है एरिया नंबर 8 मीडियल सरफेस के ऊपर। जो फ्रंटल आई फील्ड है ब्रॉड में एरिया नंबर 8 बेसिकली ये कंट्रोल करता है हमारी कॉन्जुगेट आई मूवमेंट्स को। कॉन्जुगेट आई मूवमेंट्स क्या होती हैं, हमारी आई की मूवमेंट इन सेम डायरेक्शन, यानी दोनों आईज की मूवमेंट इन सेम डायरेक्शन, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट आई मूवमेंट। जैसे हम स्कैनिंग मूवमेंट भी कह सकते हैं कि मैं अगर यहाँ से अपनी दोनों आईज को इस तरीके से मूव कर रहा हूँ एक साथ, मैं स्कैन कर रहा हूँ कोई चीज़ को, तो स्कैनिंग मूवमेंट्स या कॉन्जुगेट आई मूवमेंट्स इज टू द फ्रंटल आई फील्ड, ठीक है। और ये वॉलंटरी होती हैं, क्योंकि अगर आप किसी ब्लाइंड शख्स को भी कहेंगे कि वो ब्लाइंड बंदे को भी आप कहेंगे कि राइट टू लेफ्ट अगर मूव करे, वो स्कैन करे किसी चीज़ को, उसे नज़र कुछ नहीं आ रहा होगा लेकिन वो अपनी आईज को मूव कर सकता है, क्योंकि ये जो कॉन्जुगेट आई मूवमेंट होता है ये वॉलंटरी होता है। और अगर फ्रंटल आई फील्ड डैमेज हो जाती है, ब्रॉडमैन एरिया 8 डैमेज हो जाता है, तो क्या होगा कि अगर राइट साइड की फ्रंटल आई फील्ड डैमेज है तो आई जो पेशेंट की आई होगी वो डेविएट हो जाएंगी राइट साइड पे, और वो कॉन्ट्रालैटरल साइड पर स्कैनिंग मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर उस पेशेंट को आप कोई चीज़ दिखाएंगे कि जैसे पेन दिखाएंगे, उसको बोलेंगे इस पेन को फॉलो करो, तो वो उसको फॉलो आराम से कर लेगा स्कैनिंग मूवमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विजुअल स्टिमुलाई आ गया, वो इनवॉलंटरी होता है विजुअल स्टिमुलाई, लेकिन क्योंकि वो इनवॉलंटरी है, जबकि ये कॉन्जुगेट आई मूवमेंट है फ्रंटल आई फील्ड जो करा रहे हैं वो वॉलंटरी होती है, ठीक है। सो एरिया नंबर 8 डैमेज होगा तो ये कंडीशन होती है। अब अगर देखते हैं नेक्स्ट एरिया मोटर स्पीच एरिया। मोटर स्पीच एरिया इज एरिया नंबर 44 और एरिया नंबर 45, और मोटर स्पीच एरिया को हम ब्रोकाल स्पीच एरिया भी कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं लेटरल सर्फेस के ऊपर, लेटरल सल्कस के ऊपर वाले एरिया पे एरिया नंबर 44 एंड 45 प्रेजेंट होता है, और इसे मोटर स्पीच एरिया या ब्रोकाल स्पीच एरिया भी कहते हैं। यानी मैं बोल रहा हूँ इट इज़ टू द मोटर स्पीच एरिया, अगर ये डैमेज होगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, और उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सप्रेसिव एफेसिया, यानी मैं कोई चीज़ बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है। मोटर स्पीच एरिया है तो एक्सप्रेसिव एफेसिया होगा, एफेसिया यानी मैं बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है। और ये मोटर स्पीच एरिया। इसी तरह एक सेंसरी स्पीच एरिया भी होता है जिसे हम कहते हैं वर्निक्स एरिया, जो प्रेजेंट होता है टेम्पोरल लोब के अंदर, ठीक है, पोस्टीरियरली टेम्पोरल लोब के अंदर। और अगर वर्निक्स एरिया डैमेज हो जाता है उस कंडीशन को हम कहते हैं रिसेप्टिव एफेसिया, यानी मैं बोल सकता हूँ, कोई भी पेशेंट है वो बोल सकेगा
लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि वो बोल क्या रहा है, उसको सेंटेंस का कुछ समझ नहीं आ रही होगी। उस कंडीशन को हम कहते हैं रिसेप्टिव एफेजिया, यानी ब्रोका एरिया डैमेज होगा, एक्सप्रेसिव एफेजिया, वर्निक्स एरिया डैमेज होगा, रिसेप्टिव एफेजिया, ठीक है। और अगर दोनों डैमेज हो जाते हैं उस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लोबल एफेजिया, ठीक है। तो मोटर स्पीच एरिया हो गया हमारे पास। नेक्स्ट एरिया इज प्री फ्रंटल एरिया, जिसे हम कहते हैं एरिया नंबर 9, 10, 11, 12, इसे हम कहते हैं प्री फ्रंटल एरिया। प्री फ्रंटल एरिया बेसिकली बाकी जितना एंटीरियर हमारे पास बच जाता है फ्रंटल लोब, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द एरिया नंबर 6, 4, 8 और 44, 45 जितना ये एरिया बच गया यहाँ पर, ठीक है। इस एरिया को हम कहते हैं एरिया नंबर 9, 10, 11 और 12, ठीक है। और इसमें बेसिकली सुपीरियर फ्रंटल जायरस, मिडिल फ्रंटल जायरस, इंफीरियर फ्रंटल जायरस और सिंगुलेट जायरस का भी कुछ पार्ट इंक्लूड होता है। और इस एरिया को हम कहते हैं प्री फ्रंटल एरिया, एरिया नंबर 9, 10, 11, 12। अब एरिया नंबर 9, 10, 11, 12 बेसिकली कंट्रोल करता है हमारी कंसंट्रेशन, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी जजमेंट, ये सारे एरिया जो चीज़ें हैं ये कंट्रोल करता है हमारा प्री फ्रंटल एरिया। और प्री फ्रंटल एरिया को हम कहते हैं साइलेंट एरिया ऑफ द ब्रेन, यानी अगर यहाँ पर डैमेज होता है या इसके अलावा इस एरिया को हम किसी सेंसरी इनपुट से या मोटर इनपुट से हम चेक नहीं कर सकते ये डैमेज है या नहीं है, तो इस एरिया को हम कहते हैं साइलेंट एरिया ऑफ द ब्रेन। लेकिन अगर प्री फ्रंटल एरिया डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि पर्सनैलिटी की चेंजेस आती हैं, यानी कि ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं होगी उस शख्स की, उसकी जजमेंट सही नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लैक ऑफ विल पावर होगी, उसके अलावा टेंडेंसी होगी यूरिनेट या डेफिकेट करनी इन पब्लिक के अंदर। सो पर्सनैलिटी चेंजेस आ जाती हैं उस शख्स के अंदर जिसका प्री फ्रंटल एरिया डैमेज होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शनल एरियाज ऑफ द फ्रंटल लोब, ठीक है। तो फ्रंटल लोब के हमने डिस्कस किया, हमने प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, फ्रंटल आई फील्ड, मोटर स्पीच एरिया एंड प्री फ्रंटल एरिया। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।